So, so today's topic is impulsive force and impulse. ठीक है, impulsive force and impulse. ठीक है, तो impulsive force क्या है? देखो नाम से ही पता चल रहा है, मतलब दिस इज वन काइंड ऑफ फोर्स. दोज फोर्स विल एक्ट ऑन ए बॉडी इन वेरी शॉर्ट टाइम. ठीक है, मतलब impulsive force is a large amount of force which act on a body in a very short time. ठीक है, so that force is known as impulsive force. सबसे पहले हम एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल नहीं देंगे तो नहीं समझ में आएगा. लेट तुम क्रिकेट खेल रहे हो, सपोज कोई बॉलर तुमको बॉल किया और वो भी फास्ट बॉल किया. ठीक है, एंड बॉल आकर तुम्हारा बैट पे क्या हुआ, स्ट्राइक हुआ. एंड स्ट्राइक होने के बाद बॉल रिटर्न बैक आएगा. ठीक है, मतलब जिस डायरेक्शन में तुम बॉल को थ्रो किए थे उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में वो बॉल आएगा, रिटर्न बैक आएगा. ठीक है, मतलब इन नॉर्मल केस, स्पेशल केस हो सकता है वो हम नहीं बोल रहे हैं, बट इन नॉर्मल केस में बॉल विल बी रिटर्न बैक. ठीक है, विथ सम पर्टिकुलर वेलोसिटी. सो देयर शुड बी सम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन द बॉल स्ट्राइक द बैट, एंड बैट में उसको मारने के बाद उसका वेलोसिटी इंक्रीज होगा, and that velocity is known as basically final velocity. so velocity change यहाँ पे होता है, मतलब u and v का जो वैल्यू है, these are not fixed, these are variable. so इसके लिए कुछ पर्टिकुलर टाइम लगा. so जो टाइम लगता है, ठीक है, कॉलिशन टाइम और इंटरेक्शन टाइम, वो टाइम क्या है, वेरी स्मॉल. ठीक है, इसलिए इम्पल्सिव फोर्स को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स विच act in a very small time interval is known as impulsive force. ठीक है, तो ये तो दिया हम. ठीक है, मतलब बॉल जब बैट से जब बॉल को हम लोग हिट करते हैं उस केस में हम एग्जांपल दिए. सेकंड एग्जांपल देते हैं. सपोज रोड पे एक बस आ रहा है एंड एक कार जा रहा है, एंड दोज बस एंड कार आर मूविंग विथ सम वेलोसिटी. ठीक है, देन क्या हुआ, दोनों में कॉलिशन हुआ, मतलब बस कार को कोलाइड किया, एंड कोलाइड करने के बाद हम लोग देखे क्या कार क्या है, कुछ टाइम तक वो फोर्स को एग्जर्ट करेगा. ठीक है, ऐसा तो नहीं कि एट इंस्टेंट वहां पे कॉलिशन हुआ और पूरा फेनोमेना जो है, पूरा जो मतलब इंसिडेंट है वो खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है. तो क्या होता है, कार को पहले टकराया पीछे से और सामने से जो भी है, उसके बाद उसको लेके कुछ सर्टेन डिस्टेंस तक फोर्स अप्लाई करेगा. ठीक है, उसका वेलोसिटी चेंजेस जो है वो भी डिफरेंट होगा, एंड अल्टीमेटली रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा. ठीक है, तो जो टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स, मतलब यहाँ पे फोर्स इन इन दिस एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे क्या है, फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट नहीं है. यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि फोर्स का वैल्यू कुछ ज्यादा है जब एट द टाइम ऑफ इंटरेक्शन फोर्स इज ग्रेटर, एंड आफ्टर दैट फोर्स का वैल्यू क्या है, टाइम के साथ साथ ग्रेजुअली डिक्रीज होगा. मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ फोर्स. सो ये जो टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स है ओवर दिस टोटल टाइम इंटरवल, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्पल्स बोलेंगे. ठीक है, सो इम्पल्स मीन क्या है, इम्पल्स मीन द टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स. क्या है, इम्पल्स मीन द टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स, टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स किस टाइम में, ओवर द टोटल टाइम इंटरवल, टोटल टाइम ओवर द टोटल टाइम. ठीक है, सपोज टी इक्वल टू कितना, डेल्टा टी टाइम में, डेल्टा टी इक्वल टू मान लो इट इज द डिफरेंस ऑफ टी फाइनल एंड टी इनिशियल. ठीक है, तो टी फाइनल का कुछ वैल्यू हो सकता है एंड टी इनिशियल का वैल्यू हो सकता है. तो इस टाइम इंटरवल में जितना टोटल फोर्स का इफेक्ट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्पल्स. इसलिए इम्पल्स जो फैक्टर है इसको हम लोग बेसिकली कैपिटल आई से डिनोट करते हैं. किससे, कैपिटल आई. आई फॉर इम्पल्स इक्वल टू फोर्स, कितना फोर्स लगता है, इनटू टाइम. बेसिकली
फोर्स इंटू लिख दे रहे हैं यहाँ पे टाइम, ठीक है। फोर्स इंटू टाइम, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ इंटू फोर्स को क्या लिखेंगे, एफ इंटू टी, ठीक है। सो इम्पल्स मीन्स इट इज द टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स इन ए ओवर द टोटल टाइम इंटरवल, ठीक है। तो इसका यूनिट हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्योंकि इम्पल्सिव फोर्स का यूनिट क्या है, इट इज वन काइंड ऑफ फोर्स, तो फोर्स का जो यूनिट है इम्पल्सिव फोर्स का वही यूनिट होगा, ऐसा यूनिट है न्यूटन एंड सीजीएस यूनिट क्या होगा, डाइन। ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन एंड सीजीएस यूनिट डाइन, ठीक है। तो सिमिलरली इम्पल्सिव फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होगा, देखो यहाँ पे फोर्स इंटू टाइम है, इम्पल्स का ऐसा यूनिट क्या है, फोर्स इंटू टाइम है, तो फोर्स का ऐसा यूनिट है न्यूटन और टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड, सो न्यूटन सेकंड इज द ऐसा यूनिट ऑफ इम्पल्स, ठीक है, न्यूटन सेकंड। और सीजीएस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, सीजीएस में हम लोग लिख सकते हैं या डाइन सेकंड, क्या लिख सकते हैं, डाइन सेकंड इज द यूनिट ऑफ इम्पल्स। तो कभी न्यूटन सेकंड भी हो सकता है, कभी डाइन सेकंड भी हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज द यूनिट ऑफ इम्पल्स। व्हाट इज द वन डाइन डायमेंशन मतलब ऑफ सर? इम्पल्स, इम्पल्स का डायमेंशन, वन डाइन, हेलो, यस हाँ, तो यस फोर्स का सर। यूनिट क्या है, फोर्स का फोर्स, सुनो, फोर्स का सीजीएस यूनिट यस क्या तो है, वन डाइन। डाइन तो मतलब कितना डाइन, हाँ, वन डाइन मतलब है तुम्हारा, जब 1 किलोग्राम मास कोई बॉडी के ऊपर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर फोर्स लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन, जब 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन क्रिएट होता है, उस अमाउंट ऑफ फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वन डाइन। क्योंकि फॉर्मूला क्या था, एफ इक्वल टू एम इंटू ए, ठीक है। जब हम लोग लिखेंगे कि एम इक्वल टू वन, वन क्या है, क्योंकि डाइन इज द सीजीएस यूनिट, सो एम इक्वल टू 1 ग्राम, ठीक है। एंड ए इज द एक्सेलरेशन, ए का वैल्यू क्या होगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे होगा क्या, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सो इफ ए इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड एम इक्वल टू 1 ग्राम, देन एफ इक्वल टू ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइन। दैट मीन्स व्हेन द फोर्स, the amount of force that act, that produce on a one on that produce 1 centimeter per second square acceleration on a body of mass 1 gram, that amount of forces is called dyne, ठीक है। सिमिलरली न्यूटन को हम लोग क्या लिखे थे, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। न्यूटन इक्वल टू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब न्यूटन इज दैट अमाउंट ऑफ फोर्स which produce an acceleration of 1 meter per second square of a mass of body 1 kg, ठीक है, ऑफ ए बॉडी जिसका मास कितना है, 1 kg मास, ठीक है। सो न्यूटन एंड डाइन, ये तुम लोग मेंशन कर, कभी कभी क्वेश्चन आता है, गुड क्वेश्चन था कि डिफाइन वन डाइन, देन तुमको बोलना है क्या, वन डाइन इज डिफाइंड एज इफ a force act on a body for that 1 centimeter per second square acceleration is produced on a body of mass 1 gram, that amount of force is called one dyne, ठीक है। सो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, आई का, आई मतलब इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल टू एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला इंटू एस का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो एस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे देखो, सॉरी एस नहीं है, टी है एक्चुअली, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, टी होगा, ठीक है। और एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला सबको तुम लोग जानते हैं, एफ इक्वल टू तुम लोग जानते हैं क्या, एम एल टी टू द पावर माइनस 2, ml t to the power minus 2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। और t का डायमेंशन क्या है, ओनली t, ठीक है, मतलब टाइम। सो बताओ डायमेंशन क्या होगा, m l t -1, क्योंकि यहाँ पे -2, यहाँ पे +1, इसलिए क्या होगा, -1। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ इम्पल्स। सो बताओ, एज इम्पल्स is scalar or vector, क्योंकि impulse is the product of force into time, as we know that force is a vector quantity and
time is scalar. So if we multiplied a vector by scalar, then the product gives the value, gives vector quantity. So impulse is a vector quantity and it is directed किस तरफ, जिस तरफ फोर्स डायरेक्टेड होगा, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन ही इंपल्स का डायरेक्शन डिनोट करेगा, ठीक है। तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है क्या, डिफाइन इंपल्स, देन तुम लोग बोलोगे द टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स। अभी इंपल्स को वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंपल्स, ठीक है। और इंपल्सिव फोर्स का डेफिनेशन समझ में आया, इफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स इज एक्ट ऑन ए बॉडी इन ए वेरी शॉर्ट टाइम, दैट इज नोन एज इंपल्स, ठीक है। इंपल्सिव फोर्स लिख दे रहे हैं, इफ ए large amount of force, if a large amount of force acts on a body in a very short time, in a short time, if a large amount of force acts on a body in a short time, it is called, then this kind of force is known as impulsive force, impulsive force, ठीक है। और जो impulsive force का टोटल इफेक्ट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्पल्स, ठीक है। तो अभी इम्पल्स का वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इम्पल्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग जानते हैं I इक्वल टू एफ इंटू टी, तो चलो इसको हटा देते हैं, लिख लिया ना सबको ही, यस सर। तो इसको हटाते हैं, एक मिनट सर, एक मिनट नेक्स्ट हम तो मिटा दिया, पीछे नहीं होगा। बैक में नहीं जाएगा वो, सेव नहीं किए है एक्चुअली, सेव करना तो आ जाता है, ठीक है। बताओ कहाँ तक, कहाँ नहीं लिख पाया, बोलो, बोल दे रहा है सर स्क्रीन शॉट लेते सर। हाँ। चंदन मैंने लिखा है, चंदन मैं तुम्हें screenshot सेंड कर लेना दूंगा। अच्छा अच्छा, किसी का लिखा है उससे ले लो, ठीक है। मैं हाउ दे यू दूंगा चंदन, कैलकुलेट, मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, हाउ यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इम्पल्स, ठीक है, हाउ यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इम्पल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, वी नो द फॉर्मूला दैट आई इक्वल टू इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, ठीक है। सो ये टाइम जो है, इफ द collision, if the interaction occurs or incident occurs in a short time interval, मान लो 0 सेकंड से स्टार्ट हुआ और अप टू 5 सेकंड और 10 सेकंड तक फोर्स एक्ट हुआ, ठीक है। देन टाइम के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, एक्चुअली टाइम के जगह पे हम लोग लिखेंगे क्या, एफ इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल एंड डेल्टा टी इक्वल टू बेसिकली क्या है, डेल्टा टी इक्वल टू टी एफ माइनस, दैट इज फाइनल माइनस टी आई, ठीक है। सपोज टी एफ का वैल्यू 5 सेकंड और टी आई का वैल्यू 0 सेकंड, मान लो इनिशियली तो 0 ही होगा वैल्यू, तो ये जो टोटल टाइम इंटरवल में इसको हम लोग 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड कुछ भी बोल सकते हैं। सो बेसिकली कोई कोई बुक्स में भी और देखोगे इम्पल्स आई इक्वल टू एफ इंटू टी नहीं है, वहां पे लिखा हुआ है एफ इंटू डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल एंड इट इज द डिफरेंस ऑफ टी एफ माइनस टी आई, ठीक है। सो कैसे तुम कैलकुलेट करोगे, और क्वेश्चन इज हाउ यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इम्पल्स। सो देखो फ्रॉम बेसिकली सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन का सेकेंड लॉ से हम लोग क्या सीखे हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, है ना। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो बेसिकली न्यूटन सेकेंड लॉ में क्या हुआ था, एफ इज प्रोपोर्शनल टू डीपी बाई क्या हुआ था, डीपी बाई डी टी हुआ था। बट प्रोपोर्शनल से जब हम लोग क्या किए, इक्वल किए, एक देखो के आया था, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के आया था, एंड के का वैल्यू हम लोग क्या लिए थे, फॉर एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट के का वैल्यू हम लोग लिए थे 1, सो के इंटू डीपी बाई डी टी। तो के का वैल्यू अगर 1 हो जाएगा, देन वी कैन राइट दैट एफ इक्वल टू ओनली डीपी बाई डी टी, ठीक है, एफ इक्वल टू ओनली
dp बाई dt, क्योंकि k का वैल्यू 1 है तो इसलिए हम लोग जस्ट लिख देंगे k इक्वल टू dp बाई dt। तो यहाँ पे देखो dt, ठीक है, सपोज द फोर्स इज एक्ट ओवर इनिशियल टाइम ti टू द फाइनल टाइम tf, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल इफेक्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फॉर्मूला में हम लोग पुट कर देते हैं एफ का वैल्यू आई इक्वल टू, देखो एफ के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, डीपी बाई डी, ठीक है, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इक्वल टू पुट कर दो डीपी बाई डी। और क्या है यहाँ पे है तुम्हारा डेल्टा टी मल्टीप्लीकेशन है, तो डेल्टा टी के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं dt, ठीक है, dt लिख सकते हैं, क्योंकि डेल्टा और d मतलब जब इंस्टेंटेनियस वैल्यू लेंगे तब डेल्टा को d लिख सकते हैं, ठीक है। तो dt कैंसिल हो जाएगा। तो टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स, टोटल इफेक्ट मीन्स दिस इज द इंस्टेंट, बट टोटल इफेक्ट अगर कैलकुलेट करेंगे उसको हम लोग क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट मीन्स समेशन, ठीक है, इंडिविजुअल स्मॉल स्ट्रिप को अगर हम लोग समेशन करेंगे दैट वैल्यू गिव्स द इंटीग्रेट, मतलब इंटीग्रेट करेंगे टोटल वैल्यू को, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अभी इस टर्म को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। और इंटीग्रेशन का लिमिट क्या रहेगा, देखो, क्योंकि शुरू हुआ मेरा इनिशियल टाइम से, टी आई रहेगा मेरा लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या रहेगा, टी एफ, अपर लिमिट क्या रहेगा, टी एफ। बट एक्चुअली होता है क्या, टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स दैट इज कॉल्ड इम्पल्स। तो इम्पल्स को इसके पहले लाइन को हम लोग को इस तरीके से लिखना चाहिए, क्या आई इक्वल टू बेसिकली इंटीग्रेशन टी आई टू, इंटीग्रेशन क्या है, टी आई टू टी एफ, इंटीग्रेशन टी आई टू टी एफ डी एफ इंटू डेल्टा टी, एफ इंटू डेल्टा टी, इस लाइन को पहले लिखना चाहिए। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद देखो एफ के जगह पे हम लोग वैल्यू पुट कर दिया डीपी बाई डी, और इधर भी डेल्टा टी की जगह पे हम क्या किया, जस्ट dt कर दिया, क्योंकि तब dt कैंसिल हो गया, तो अंदर क्या रहेगा, dp रहेगा। देखो जब dt को इंटीग्रेट किया, देन यहाँ पे जो लिमिट को बैठा है वो क्या था, ti, मतलब टाइम का लिमिट था, और tf। जब मान लो यहाँ पे डिस्टेंस का इंटीग्रेशन अगर करेंगे dx, देन ऑब्वियसली यहाँ पे लिमिट का वैल्यू क्या रहेगा, सॉरी लोअर लिमिट, मतलब इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट क्या रहेगा, xi, एंड यहाँ पे क्या रहेगा, xf, x का वैल्यू कुछ भी हो सकता, मान लो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे हुआ 10 सेंटीमीटर, कुछ भी वैल्यू हो सकता। तो यहाँ पे देखो जैसे dt और dt कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन के अंदर क्या है टर्म dp, तब क्या है, मतलब हम dp को इंटीग्रेट कर रहे हैं, dp को अगर इंटीग्रेट करेंगे देन यहाँ पे लोअर लिमिट किसमें, मोमेंटम में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि तुम लोग जानते हैं p क्या है, p एक्चुअली मोमेंटम है, p क्या है, p इक्वल टू मोमेंटम, ठीक है। सो ti मीन्स इनिशियल टाइम में मोमेंटम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं क्या, इट इज इक्वल टू pi को क्या लिखेंगे, pi इज द इनिशियल मोमेंटम। सो एट ti टाइम मोमेंटम क्या है, pi, एंड एट t2 टाइम मोमेंटम, सॉरी tf टाइम मोमेंटम क्या है, tf, मतलब फाइनल मोमेंटम। सो देखो ti टू tf जो लिमिट था उसको अभी कन्वर्ट कर लेंगे pi टू pf, क्योंकि अंदर क्या है, पहले dt था इसलिए t हुआ था, लेकिन अभी dt कैंसिल हो गया, तो क्या बचा है, dp बचा है, तो लिमिट का वैल्यू देंगे pi टू pf, ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट देंगे pi एंड अपर लिमिट देंगे pf। तो एक्चुअली इसको अगर नेक्स्ट लाइन को हम लोग करेंगे, सो इट गिव्स द वैल्यू that is I equal to integration pi to pf, ठीक है, dp, integration pi to pf dp, and in integration there is a formula that integration of dp equal to क्या है, integration of dp means only p, ठीक है। तो यहाँ पे dp का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, only p, और उसका लोअर लिमिट क्या है, उसको थर्ड ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिखेंगे, लोअर लिमिट है pi एंड अपर लिमिट क्या है, pf, ठीक है। सो दिस वैल्यू गिव्स बेसिकली द वैल्यू ऑफ अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। सो p का वैल्यू क्या है, अपर में pf है, तो pf माइनस pi। सो देखो इम्पल्स का वैल्यू क्या हो गया, इम्पल्स का वैल्यू इज द डिफरेंस ऑफ फाइनल मोमेंटम टू द इनिशियल मोमेंटम, ठीक है।
तो इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम का डिफरेंस अगर वैल्यू हम लोग लेंगे तो दैट वैल्यू गिव्स द वैल्यू ऑफ इम्पल्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली इम्पल्स मेजर्स द क्वांटिटी दैट इज द चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, दैट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी, लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ओके, so how can you measure impulse? So you can measure impulse by calculating the change in momentum of the body. So pf का वैल्यू क्या है, सपोज कोई बॉडी u इनिशियल वेलोसिटी लेके जा रहा है एंड आफ्टर t सेकंड्स उसका वेलोसिटी क्या हुआ, v हो गया। ठीक है, तो pf का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, pf इक्वल टू बेसिकली m इंटू, क्योंकि मास तो चेंज नहीं होगा, m इंटू v एंड पी आई का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, एम इंटू यू। सो इम्पल्स इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। ठीक है, दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। समझ में आया? एनी क्वेश्चन? बताओ, कैलकुलेट कर पाओगे इम्पल्स का वैल्यू? हेलो सर, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ बोलो हेलो बोलो। सर, देखिए इस लाइन पे हमको नहीं समझ, सर इस लाइन पे किस हमको नहीं लाइन समझ पे? में आ रहा है बोलो यहाँ बोलो। से। यस सर। अच्छा, सर वहाँ पे लाइन की चेन इंटीग्रेशन, दिख रहा है। हाँ यस सर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो बेसिकली हम लोग क्या किया, यहाँ पे देखो उसके पहले लाइन पे देखो, मतलब इस लाइन पे देखो। ठीक है, इस लाइन पे देखो, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या था, टी आई टू टी एफ एफ डी टी था। तो हम न्यूटन सेकंड में हम लोग एफ का वैल्यू क्या लिखे हैं, एफ इक्वल टू डीपी बाई डी टी। देखो यहाँ पे दिखाए, तो डीपी बाई डी टी पुट कर दिया, इंटू क्या था, इंटू हम डी टी लिख दिया। ठीक है, तो डी टी को कैंसिल कर दिए। तो देखो अभी क्या बचा है, इंटीग्रेशन में एक्चुअली था dp बाई dt। ठीक है, और इस टर्म को हम किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, dt के रेस्पेक्ट में। बट जैसे हम dt यहाँ पे पुट किया, dt तो कैंसिल हो जाएगा। तो अभी किसका रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे, dp का रेस्पेक्ट में, मतलब मोमेंटम जो टर्म है उसको हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, टाइम का जो लिमिट है वो चेंज होके क्या हो जाएगा, मोमेंटम में चेंज हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लो तुम्हारे पास तुम वर्क डन कर रहे हो, W इक्वल टू एफ इंटू एक्स, जानते हो तुम लोग, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो तुम क्या किया, इससे तुम जूल, सपोज 20 जूल तुम वर्क डन किया। ठीक है, सो जब डिस्प्लेसमेंट dx के अगेंस्ट में तुम लोग इसको सॉरी ds के रेस्पेक्ट में तुम इंटीग्रेट कर रहे हो, तब लिमिट क्या रहेगा, डिस्टेंस का लिमिट रहेगा। बट जब भी तुम्हारा वर्क डन का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, मतलब एफ इंटू एस का वैल्यू यहाँ पे बैठा देंगे, देन डी डब्ल्यू हो जाएगा। तो अभी किसका रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, वर्क डन का रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे जो लोअर लिमिट देना है वो क्या होगा, उसका वैल्यू वर्क डन होना चाहिए। सपोज यहाँ पे 5 जूल, डब्ल्यू इक्वल टू 5 जूल, और यहाँ पे डब्ल्यू इक्वल टू 10 जूल। ठीक है, मतलब अंदर जो टर्म रहेगा इंटीग्रेशन का अंदर, यहाँ पे क्या टर्म है, डीपी टर्म है, इसलिए उसका लिमिट भी क्या होगा, वही लिमिट होगा। मतलब वी क्या है, मोमेंटम है, तो मोमेंटम का ही लिमिट रहेगा। देखो यहाँ पे dt था, तो लिमिट का वैल्यू क्या दिया था, dt क्या है बेसिकली टाइम, तो इसलिए लिमिट का भी वैल्यू हम लोग दिया था टाइम। जब मोमेंटम हो गया, लिमिट का भी वैल्यू दिया मोमेंटम। ठीक है, समझ में आया? इसलिए तो यहाँ पे दिखा है क्या, टी आई टाइम में मोमेंटम क्या है, पी आई, मतलब इसको हम लोग कंसिडर किया, टी एफ टाइम में मोमेंटम क्या है, पी एफ, इसलिए टी आई टू टी एफ था, उसको कर दिए पी आई टू पी एफ, और यहाँ पे था डी टी, यहाँ पे हो गया डी। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है, हाउ कैन यू मेजर द वैल्यू ऑफ इम्पल्स, देन तुम लोग दिखाओगे इन दिस इंटीग्रेशन एंड अल्टीमेटली दिखाओगे वी कैन मेजर द वैल्यू ऑफ इम्पल्स बाय measuring the change of momentum of a body.
ठीक है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। तो ऐसे करके तुम लोग कर सकते हो। इसके बाद हम और एक टर्म में आ रहा है, एक्चुअली एवरेज फोर्स यहाँ पे है, जस्ट ए मिनट। हाँ, तो देखो यहाँ पे इसको हटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे देखो एक टर्म हुआ था, हम बार बार बोल रहे हैं, दैट इज द नीट इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, ये जो नीट इफेक्ट ऑफ फोर्स दैट इज इंटीग्रेशन, मतलब आई इक्वल टू क्या हुआ, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन हम लोग लिखे थे क्या, टी आई टू टी एफ, टी आई टू टी एफ। बेसिकली नीट इफेक्ट ऑफ फोर्स को, सॉरी यहाँ पे अंदर क्या था, एफ इंटू डी टी, एफ इंटू क्या था, डी टी। ऐसे ही तो फॉर्मूला था इंटीग्रेशन, मतलब इम्पल्स का। तो ये जो नीट इफेक्ट ऑफ फोर्स, मतलब इंटीग्रेशन के अंदर फोर्स यहाँ पे एक टर्म है, इसको जब हम लोग बाहर लेके जाएंगे, सो दैट एवरेज, टीएफ इंटीग्रेशन टी आई टू टी एफ इंटू ब्रैकेट में क्या रहेगा, अंदर क्या रहेगा, डी टी, इंटीग्रेशन टी आई टू टी एफ डी टी, समझ में आया। सो दैट इज डी टी इक्वल टू बेसिकली टी एफ माइनस टी आई। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, आई इक्वल टू बेसिकली एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी, where delta t equal to basically tf minus ti। ठीक है, डेल्टा t इक्वल टू क्या है, t फाइनल माइनस t इनिशियल। ओके, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। एवरेज क्यों लिखा, अगेन हम बोल रहे हैं कि अंदर जो है बेसिकली फोर्स है, इंटीग्रेट किया मीन्स, इंटीग्रेट का मीनिंग ही है द नीट इफेक्ट। ठीक है, द नीट इफेक्ट that is known as integration of f, that integration f is f average, that is the average force। ठीक है, so if we write impulse in terms of average force, then I equal to f average into delta t, so that is equal to pf minus pi। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल करने से और भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद और एक टॉपिक है, दैट इज कैसे हम लोग ग्राफिकली इंपल्स को प्लॉट करेंगे। ठीक है, मतलब व्हाट इज द फोर्स एंड टाइम ग्राफ। ठीक है, इंपल्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है फ्रॉम फोर्स टाइम ग्राफ। so वैल्यू ऑफ इंपल्स फ्रॉम force means f, time means t, graph। ओके, तो हम पहले ही बोले हैं क्या, इट इज नॉट ए कांस्टेंट फोर्स, इट इज वेरिएबल फोर्स, मतलब इट वेरीज विथ टाइम। ठीक है, so if we plot the value of force along y-axis and if we plot the time along x-axis, then the graph will be shown like that। और ड्रॉ कर रहे हैं, सपोज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है तुम्हारा एक्स एक्सिस इस तरफ है, एंड इस सॉरी इस तरफ क्या है, एक्चुअली एक्स एक्सिस है, एंड इस तरफ क्या है, वाई एक्सिस। ठीक है, तो इधर हम दे दिया अलोंग वाई एक्सिस हम प्लॉट कर रहे हैं क्या, फोर्स को प्लॉट कर रहे हैं, फोर्स, एंड अलोंग एक्स एक्सिस हम लोग प्लॉट कर रहे हैं क्या, टाइम। ठीक है, टाइम प्लॉट कर रहे हैं। देन यहाँ पे मान लो हम पुट किया क्या, दिस इज टी आई इनिशियल टाइम, एंड यहाँ पे हम प्लॉट किया क्या, दिस इज टी एफ, दिस इज क्या है, टी एफ मतलब फाइनल टाइम। तो इस टाइम इंटरवल में पहले क्या होगा, फोर्स का वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा एंड ग्रेजुअली इंक्रीज होते जाएगा, एंड अल्टीमेटली एट ए सर्टेन टाइम द फोर्स विल बिकम मैक्सिमम एंड देन इट ग्रेजुअली डिक्रीजेस। सो द ग्राफ लुक्स लाइक, ठीक है, यहाँ पे क्या है बेसिकली, यहाँ पे टी आई एंड टी एफ के
ये जो इस टाइम इंटरवल में फोर्स का जो नेट इफेक्ट है उसको कार्व हम लोग कैसे बनाए ऐसे। तो देखो एट दिस टिक पॉइंट मतलब टॉप पॉइंट फोर्स का वैल्यू क्या है मैक्सिमम। तो उसके लिए कितना टाइम लगा तुम इस ग्राफिकल प्लॉट से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे यहाँ तक एक्स एक्सिस तक, so that value gives the time for that particular time। ठीक है, पर्टिकुलर फोर्स से। सो अभी क्या करना है, अभी हम लोग को एज्यूम करना है इस फोर्स टाइम ग्राफ में दैट एक स्ट्रिप एज्यूम करना है, दैट इज फोर्स एंड टाइम टी एंड द फोर्स एंड इन टाइम टी प्लस डेल्टा टी। सो देखो यहाँ पे टाइम टी में फोर्स कितना है, टाइम टी में फोर्स का वैल्यू हुआ इतना, ठीक है, जो हम ड्रॉ किया, एंड टाइम टी प्लस डेल्टा टी में फोर्स का वैल्यू कितना है, इतना है सब कुछ। ओके, सो दिस इज बेसिकली टी प्लस डेल्टा टी। यहाँ पे टी है एंड यहाँ पे क्या है, टी प्लस डेल्टा टी। ठीक है, सो देखो जो कार्व अभी ड्रॉ किया और जो दो लाइन जो ड्रॉ किया टी सेकंड में एंड टी प्लस डेल्टा टी सेकंड में, सो इट लुक्स लाइक ए स्ट्रिप। ठीक है, इट लुक्स लाइक ए रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बट नॉट प्योर रेक्टेंगल, क्योंकि इसका जो सरफेस है टॉप सरफेस क्या है, वो फ्लैट सरफेस नहीं है, इट इज कार्व सरफेस, सो इट इज नॉट ए रेक्टेंगल। ठीक है, बट इट इज ए स्ट्रिप। ठीक है, एंड the area of this strip is mentioned by this segmented area। मान लो यहाँ पे हम दे दिया A, यहाँ पे दे दिया B, यहाँ पे दे दिया C एंड यहाँ पे दे दिया D। ठीक है, सो A B C D जो एरिया है enclosed within this strip, that is the area enclosed in time t and t plus dt। तो इसका वैल्यू क्या है, बेसिकली इसका वैल्यू है फोर्स इनटू टाइम। तो देखो एफ एंड ए प्लस डी टी इस टाइम इंटरवल में, ठीक है, कितना इम्पल्स का वैल्यू है, दैट इज द एरिया एनक्लोज्ड विद इन दिस मतलब स्ट्रिप, दैट इज ए बी सी डी स्ट्रिप। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना है। तो देखो अभी हम ग्राफ में एक स्मॉल स्ट्रिप लिया, बट इस ग्राफ के अंदर टोटल कितना इम्पल्स का इफेक्ट है वो कैलकुलेट करने के लिए इसको क्या करना है, ऐसे छोटा छोटा स्ट्रिप में डिवाइड करना है, छोटा छोटा स्ट्रिप में ऐसे डिवाइड करना है। ठीक है, एंड अल्टीमेटली क्या करना है, हर एरिया को हमको ऐड करना है। ठीक है, ऐड करके जो वैल्यू होगा वही वैल्यू को लिखना है। बट उसको हटाने के लिए हम लोग क्या किया, मतलब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ स्ट्रिप मान लो 100 हो गया, नंबर ऑफ स्ट्रिप 1000 हो गया, नंबर ऑफ स्ट्रिप 2000 हो गया, तो दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। तो ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हटाने के लिए, सो जो एरिया ऑफ शेडेड स्ट्रिप कैलकुलेट करने के लिए और टोटल इफेक्ट ऑफ इम्पल्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या किया, इसको इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, सो दैट इज इंटीग्रेशन, मतलब समेशन का अनदर टर्म क्या है, इंटीग्रेशन टी आई टू टी एफ, इंटीग्रेशन टी आई टू टी एफ, समझ में आया। इनटू ब्रैकेट के अंदर सॉरी अंदर क्या रहेगा, फोर्स इनटू टाइम, दैट इज एफ इनटू dt, dt इक्वल टू बेसिकली टी एफ माइनस टी आई। So Ti to Tf, Ti to Tf, ठीक है, F इंटू, अच्छा और नहीं लिखना है, यही बात है बेसिकली, बस इतना है। और यार dt इक्वल टू लिख दोगे Ti टू Tf, सो दैट इज इक्वल टू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सो दिस इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट दैट समेशन ऑफ एरियाज ऑफ ऑल स्ट्रिप, मतलब Ti टू Tf तक तुम जितना स्ट्रिप लोगे सब स्ट्रिप का एरिया का समेशन अगर करेंगे, दैट समेशन वैल्यू गिव्स द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन Ti टू Tf f dt। समझ में आया, दैट मीन्स दैट इज द एरिया ऑफ और एरिया अंडर so that value gives the, कैसे तुम रिप्रेजेंट करोगे, क्योंकि इट इज नॉट ए फिक्स्ड वैल्यू, इट वेरीज विद टाइम एंड इट लुक्स दैट द वैल्यू ऑफ फोर्सेस स्टार्टिंग फ्रॉम 0 at time ti, initial time ti, and at time goes on the force will increases and at a particular time the force become maximum and then force gradually decreases and it becomes 0 at t final tf। ठीक है,
एट टी फाइनल। तो इसको क्या है, हम लोग स्मॉल स्टेप से डिवाइड कर लिए एंड ईच स्टेप का हम लोग क्या किया, एरिया कैलकुलेट किए, ठीक है। सो उस टोटल एरिया का जो समेशन है दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टी आई टू टी एफ एफ डी टी। सो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन टी आई टू टी एफ एफ डी। सो कभी क्वेश्चन दे सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इम्पल्स और हाउ कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इम्पल्स फ्रॉम एफ टी कार्व, ठीक है, दैट इज फोर्स टाइम कार्व और फोर्स टाइम ग्राफ। देन तुमको इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। एनी क्वेश्चन? अच्छा, कोई एक जन अटेंडेंस ले लो और हमको सेंड करो अटेंडेंस फर्स्ट, ओके ठीक, फिर रिज्वाइन करो। कितना, 1 मिनट से भी कम है टाइम। Okay, so you can calculate the impulse value of impulse from FT curve.